अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। ईरान इसराइल जंग के शोले मुसलसल भड़क रहे हैं और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर मिसाइल हमलों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, जिसके बाद ये जंग अब छठे रोज में दाखिल हो चुकी है। शिद्दत पकड़ती इसी जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बाशिंदों को ये धमकी दे दी है कि वो फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें, और ट्रंप फौरी तौर पर G7 इजलास भी अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए हैं, जहां वो मुमकिन तौर पर जंग में शामिल होने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं। जबकि ट्रंप ने साथ ही ये भी वाजे कर दिया है कि वो इस वक्त ईरान के साथ बातचीत करने के किसी मूड में नहीं है। दूसरी जानब रूस ने ईरान और इसराइली तनाज़े में सालसी की पेशकश कर दी है और साथ ही क्रेमलिन तर्जुमान ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि फ़िलहाल इसराइल की जानिब से पुरअमन रास्ते पर चलने के हवाले से हिचकिचाहट ही नज़र आ रही है। वो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या वो कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं है बातचीत करने के हवाले से। ईरान की अगर बात की जाए तो आज इसराइल ने ईरानी सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को ताज़ा तरीन हमले में शहीद करने का दावा कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी नशरियाती इदारे पर होने वाले इसराइली हमले में 3 मीडिया कारकुनान की हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इसराइली हमलों के बाद वहाँ ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, लोगों का क्या रद्द अमल है, लोग क्या सोच रहे हैं, आवाम पब्लिक क्या सोच रही है और लीडरशिप के क्या प्लान्स हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और अपडेट्स और आईज़ ऑन ग्राउंड अकाउंट शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, ईरान में मुकीम हैं, मुर्तज़ा नगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए मुर्तज़ा साहब के सबसे पहले तो कि इस वक्त तेहरान में इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद क्या सूरत हाल है और आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? ट्रंप की धमकियों का ईरानियों पर क्या असर हो रहा है? देखिए, ट्रंप की धमकी को आप इस माना में लीजिएगा कि ईरान ईरानियों का है। ईरान के अंदर यहां से वहां से घेर घार के पकड़ धकड़ के लाए हुए लोगों को बिठाया नहीं गया है। ईरान के अंदर जो भी आबाद है वो खालिस ईरानी है, वो भूमि ईरानी है, ईरान वतन इनकी हिस्ट्री है। ट्रंप की धमकी क्या काम करेगी मुझे बताएं? अगर एक ईरानी तेहरान छोड़ के कहां जाएगा? इसराइल में जो लोग आबाद हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से पकड़ धकड़ कर लाए गए किराए के लोग हैं, जिनको नेशनैलिटीज देके आबाद किया गया है। ये धमकी वहां कारगर होगी जहां लोग पकड़ के लाए गए मजदूर हों। ईरान ईरानियों का वतन है, ईरानी यहीं पैदा हुए हैं, ईरानी यहीं मरेंगे। अगर बिलफर्ज कल को इंडिया मुझे कहता है कि मुर्तज़ा साहब आप पाकिस्तान में आपका फलां शहर छोड़ दें, मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद मर जाएगी, मैं कभी वो शहर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अजदाद उस खाक से हैं, मेरी नस्ल आइंदा उस खाक से होगी, वो जमीन मेरे मुताल्लिक है। ये तो धमकी ही, यानी आप अंदाजा कीजिए कितनी बोगस धमकी है। और यकीनन कोई ना कोई ऐसी तब्दीली तो आई है ना कि ट्रंप को वहां से इजलास छोड़कर भागना पड़ा और जाकर ये धमकी देनी पड़ी, एक नफ्सियाती जंग का आगाज करना पड़ा ईरानी अवाम पर प्रेशर डालने के लिए कि आप तेहरान खाली कीजिए, वरना कल तक तो ये हंस रहे थे। ट्रंप साहब का कल तक रवैया ये था, ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे, अमेरिका बहादुर ये फरमा रहा था कि आप जो है वो ईरान में एम्पायर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ईरान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसराइल ने जब एक गाफिलगिराना हमला किया अंदर के मजदूरों और दाखिली जो है वो हमले के तहत, जो इसने जो ऑफेंसिव अटैक किया बिना बताए और एकदम, उसमें जो इनकी एलीट लीडरशिप या जो टॉप कमांड मारी गई, जो शहीद हुई, उसके नतीजे में इनका ख्याल ये था कि ईरान अब चले गया, अब ईरान काम से चले गया, अब ईरान दोबारा जो है वो रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसी सिचुएशन में जहां कौमों को 10-10, 20-20 दिन लगते हैं या सरेंडर कर दिया जाता है, वहां ईरान ने 10 घंटे के अंदर अंदर रिटेलिएट किया और पूरी दुनिया परेशान हो गई कि जो चीज हमने सोची थी वो हुई नहीं, क्योंकि इनकी कोशिश जो है वो ये थी कि यहाँ पर इस एलीट क्लास को शहीद करके रिजीम चेंज का सिलसिला किया जाए, ठीक है, जिसमें हाँ, पूरी दुनिया में इनकी महारत है। बिल्कुल, रिजीम चेंज का सिलसिला किया जाए और खामनई साहब के हवाले से भी हम मुख्तलिफ जो हैं वो इतलात या उनकी जो खबरें वगैरह हैं या अमेरिका की जो हम कह लें कि इसराइल के जो कह लें अज़ाइम है वो हम सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ अखबारों में भी वो छप रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि इस वक्त लाइफ इन जनरल वहाँ पर कैसी है? क्या वहाँ पर किसी चीज़ की शॉर्टेज, कोई अशिया खुरोनोश की शॉर्टेज, कोई सप्लाई चेन का मामला कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहरहाल क्योंकि डैमेज तो हुआ है, या पैनिक, लोगों में पैनिक, उस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने घर में, मेरे पास इस वक्त मेहमान आने हैं, मैं अपने घर में दावत कर रहा हूँ, मैं जाके चावल खरीद के लाया हूँ, मैं जाके गोश्त खरीद के लाया हूँ, मैं जाके दीगर लवाजमात खरीद के लाया हूँ, मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में रोटी की लाइन में लगना है, फिर रोटी लेकर आनी है, मैं जाकर कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाया हूँ। तमाम स्टोर्स नॉर्मल हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, रूटीन में जिंदगी चल रही है।
मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना होता है, ठीक मैं है, सुबह गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा के आया हूँ, तमाम चीजें नॉर्मल हैं। ठीक है। अच्छा, अवाम का फर्क जज्बा क्या कैसा है है वहां पर? इसराइल अवाम और का जो इनके अंदर? जज्बा है इस वक्त इस सारी देखिए, जंग के हवाले से, वो कैसा है? लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, आई एम श्योर। वो क्या कहते हैं ईरान के इस फैसले, रिटेलिएशन के फैसले के हवाले से, या इसराइल अगर खुदा ना खास्ता मजीद हमले करता है उसके हवाले से लोगों में क्या तासुरात हैं? देखिए 2 तरह से इसको लीजिएगा। हम्म, एक तो ईरानी दीगर अक़वाम की निस्बत कौम परस्त ज़्यादा हैं। ये अपनी कौम से मोहब्बत का जज़्बा इनके अंदर दूसरी कौमों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और ये अपनी कौम को बहुत फ़ौक़ियत और अहमियत देते हैं। ये अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए कट मरने को तैयार हैं और ये ईरान की 6-8 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। तारीख़ में आप उठा के देखिएगा, अब तक जितनी जंगें हुई हैं, ईरानियों ने मिलकर लड़ी हैं और तकरीबन जंगों में ये फ़ातेह रहे हैं इस तरह के मामलात में। जाते जाते मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि अगर अमेरिका शामिल हो जाता है इस जंग में, क्योंकि अभी तक तो आम तासुर तो यही है और फ्रंट लाइन पे इसराइल खुद है जो कि कह रहा है कि भाई हम हमले करेंगे और सारा कुछ मामला, अगर बाकायदा तौर पे अमेरिका इस सारी जंग में शामिल हो जाता है इसराइल के साथ मिलकर, तो उस हवाले से ईरान की प्लानिंग आपको क्या बताती है, या उनके जो लीडरान हैं, जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त, उनकी प्लानिंग क्या बताती है, और उस हवाले से अवाम उनकी क्या कह रही है? देखिए यहाँ तो ये बात इनकी लीडरशिप में नहीं बल्कि आवाम के अंदर भी पाई जाती है कि हमने अल्टीमेट जंग जो है वो अमेरिका से लड़नी है। ये जानते हैं, इस बात को क्लियर तौर पर ईरान का बच्चा जानता है कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा, या पहले उसे अमेरिका कहता है। उस काम को अंजाम देने के लिए टोटल एम्यूनिशन हेल्प हो गई, जो जिस किस्म की भी मदद चाहिए होती है वो उसे अमेरिका फराहम करता है। रही बात अमेरिका के जंग में मुदाखलत, तो ईरान को मालूम है कि अमेरिका के लिए क्या कार्ड था। थार्ड सिस्टम था, अमेरिका के मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के पास इसके अलावा क्या है? थार्ड और मिसाइल के अलावा क्या नई चीज है? ये दोनों चीजें ईरान ने क्रॉस कर दी है। देखिए ना, जब ये यहाँ से मिसाइल मारते हैं तो अमेरिकन थार्ड इनको रास्ते में रोकता है, इराक के अंदर, उर्दून के अंदर। उसके बाद जब ये इसराइल चले जाते हैं मिसाइल, तो वहां पर आयरन डोम रोकता है। ये सारी चीजें क्रॉस करके ईरानी में इनके थार्ड सिस्टम को ऐनुल असद में चेक करके देख लिया है। तो ये सारी चीजें शो हो चुकी हैं, शो नहीं हुई है। ईरान तक शो ही नहीं किया है। कई ऐसी टेक्नोलॉजी जिनको शो नहीं किया है। समंदर के अंदर जो इन्होंने काम किया अभी तक उसको शो नहीं किया है। लास्ट टाइम सिर्फ समंदर के नीचे से इन्होंने 10 मिसाइल मार्क किया सकता। 2 दिन पहले जो इसराइल पर रात में हमला किया था। इस तरह के बहुत से सरप्राइजिंग इवेंट्स अभी ईरान की तरफ से होने हैं। तंगे हुर्मुज, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है, वो भी ईरान के अभी हाथ में है। इनके एक रिटायर्ड जनरल से जब इंटरव्यू लिया गया, जो किंगटन कहलाता है, उससे सवाल किया कि अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम अल्टीमेटली वो करेंगे जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस खित्ते के अंदर ना अमेरिका सालिम रहेगा, ना किसी का कोई पेट्रोलियम का सिस्टम सालिम रहेगा। अगर हमें हिट किया गया और जो सिस्टम रिफाइनरी सिस्टम है वो डैमेज हो, तो हम पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। और ये कैपेसिटी इनके पास है। ईरान ना लबनान है, ईरान ना सीरिया है, ना ईरान गजा है, ना ईरान लीबिया है। ईरान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। ईरान का जोग्राफिया बड़ा है, ईरान के पास मुख्तलिफ समंदर हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसी चीज है। अगर ये चीज हुई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तज़ा नगरी साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। सीनी है ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे थे, तेहरान से, और चूंकि ये वहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेट कनेक्शंस बहरहाल बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनकी आवाज़ बार बार दरमियान में कहीं कहीं कट रही थी, हम उनको लूज़ कर देते थे। लेकिन बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या बताया है इस वक्त ईरानी लीडरशिप के हवाले से, ईरान की प्लानिंग और तैयारी के हवाले से, स्ट्रेटिजिक जो उन्होंने कर रखी है, और ईरान में जो आवाम का एक जोश जज्बा पाया जा रहा है, या जो हमें लग रहा था शायद पैनिक में होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ आपने सहाफ़ी के आइज़ ऑन ग्राउंड अकाउंट्स की उससे सुनी। वफाकी बजट पर सबसे बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की, और बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए PTI के पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की। अपोजिशन तो गुज़िश्ता हफ्ते पेश किए गए वफाकी बजट को मुस्तरद कर ही चुकी है, मगर दिलचस्प बात यह है कि बजट पर पीपल्स पार्टी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार खुल के कर रही है, और उनको दूर न किए जाने की सूरत में बजट की मंजूरी के लिए वोट न देने की तरफ भी इशारा हो रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब पीपल्स पार्टी के 3 अहम एतराज़ात क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। पहला एतराज़ तो ये है कि नए बजट में सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक ने बहुत कम रकम मुख्तस की है, और कराची हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि नाकाफ़ी।
पीपल्स पार्टी का दूसरा एतराज़ ये है कि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स का नफाज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इससे क्लीन एनर्जी को फ़रोग देने के इकदाम मुतासर हो सकते हैं। अपने तीसरे और आखिरी एतराज़ में पीपल्स पार्टी ने ख़राब तरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ज़रूरी शोबे के लिए बजट में किसी भी किस्म के हुकूमती इकदाम नज़र न आने का नुकता उठाया है, जिसके बाद बजट की मौजूदा शक्ल में ऐवान से मंजूरी रुकवाने के लिए PTI के साबिक स्पीकर असद कैसर ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात भी की थी। पीपल्स पार्टी अब बजट के हवाले से क्या सोच रही है? क्या पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर बजट की मंजूरी रुकवा सकते हैं, या मामला उस तरफ जा भी रहा है, या सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें बजट से पहले ही, मंजूरी का वक्त आने से पहले ही? ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर तवानाई हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमने आप लोगों के पीपल्स पार्टी के बजट पर एतराज़ात तो गिनवा दिए, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे मायूस कुन चीज़ आपकी जमात को बजट में क्या लगी? कोई एक चीज़ जिससे आपको बहुत मायूसी हुई हो पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर रिज़र्वेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सबसे पहले तो जो तनख्वाहों में इजाफ़ा की बात थी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने तो कहा था कि तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ाई जाएं, लेकिन चले और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ज़रूर बढ़ा दी, लेकिन जिस हद तक हम लोग चाहते थे उस हद तक उन्होंने नहीं बढ़ाई। एक तो ये एतराज़ पहला हमारा ये था। उसके बाद जो मोटरवे है सक्खर हैदराबाद, वो मेन सेगमेंट, मेन पोर्शन है पूरे मोटरवे का। उसके बगैर मोटरवे मुकम्मल ही नहीं होता। कराची से पेशावर तक की अगर आप बात करें तो वो जो अहम सेगमेंट है उसको फिर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कहा गया कि उसमें डाल देंगे, और उसके लिए पहले कहा था कि VJF में कोई 30 बिलियन रखेंगे, लेकिन अब उसको 15 कर दिया। और फिर उधर ही हमने देखा कि उसी बुक में एक और मोटरवे रख दिया गया। वहाँ भी रख देते, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो मेन हिस्से को छोड़ के फिर जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी शाहराहें बनी हुई हैं, मोटरवेज़ हैं, वहाँ पे एक नया सेगमेंट रख देना, वो ज़रूर एक हमारे लिए मायूस कुन बात रही जिस पे हमें शदीद एतराज़ है। फिर जो सबसे अहम मसला हमेशा हाईलाइट किया जाता है कराची के पानी का। K4 प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मिनिमम जो है एलोकेशन रखी गई, जिस पर हमें शदीद एतराज़ है। हालांकि हमने तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़ंड्स रखे हैं। उसकी ऑगमेंटेशन जो है KWSSIP के तहत जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर जाहिर है आपके इल्म में है सोलर पैनल्स वाला इशू था, क्योंकि हम यहाँ पे गरीब लोगों को जो पुअरेस्ट टू पुअर हैं और उनको सोलर होम सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो अपना घर चला सकें, या ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जो भी हमारे एरियाज़ हैं। और उन पर 18% जो लगाया गया। लेकिन आज एक अच्छी न्यूज़ मिली है, क्योंकि हमारी वो हमारे पास है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है। और चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी इश्यूज़ हाईलाइट किए। फिर एक और अहम इशू है, वो इशू ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी एग्जीक्यूशन जो है उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। उसी PSDP बुक में जो है, ठीक है, सिर्फ सिंध में इन्होंने वो जो एग्जीक्यूशन है वो वफाक के पास रखी है कि सिर्फ कैपिटल इस्लामाबाद का एरिया जो है, और फिर सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट जिसमें कराची भी है, हैदराबाद है, नवाबशाह है। अच्छा, एक दो और जगहें भी हैं। शाह साहब, ऐसा क्यों? तो ये बिल्कुल ये बहुत ही अलार्मिंग है। और जाहिर है दीगर जगहों पे भी तो फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ना। और अगर ये कहा जाए कि जी ये हमने दूसरी पार्टी के MNAs के लिए रखी हैं, तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के लोग हैं, MNA और MPAs इलेक्टेड हुए हैं, सेनेटर्स हैं। तो फिर हम कहेंगे कि जो एलोकेशंस उनके तहत या उनके हलकों में की जा रही है वो भी किसी और के ज़िम्मे लगाई जाए।
तो ये वो ज्यादती है जिस पे हमारे सीरियस इश्यूज हैं, और भी अच्छा, छोटे तो मोटे बहुत क्या शाह साहब इश्यूज इसी होते वजह हैं, से लेकिन मुराद अली शाह साहब को ये कहना पड़ा कि भाई वफाक जो है सिंध को अपनी कोई नौ आबादियाती कॉलोनी ना समझे? जी बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम उस बुक में जो पूरे मुल्क के लिए है, PSDP जिसको कहा जाता है, दीगर सूबों में वही एग्जीक्यूशन, अच्छा सबसे ज़्यादा फटा PMLN का या गवर्नमेंट का तो KP में है ना, KP गवर्नमेंट से है ना, जी, तो वहाँ पे तो एग्जीक्यूशन उनको दी है। और फिर इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान, वहाँ पे भी वहीं की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। सिर्फ कराची या मतलब सिंध और फिर कैपिटल जो है इस्लामाबाद, वहाँ की एग्जीक्यूशन स्कीमों की अपने हाउसिंग में रखी है, ठीक है। जिसको एक कंपनी बनाई गई है कि जिसके, क्योंकि तो वो PWD पहले काम करती थी, जिसको वजीर आजम साहब ने ख़त्म कर दिया था 22 में जब PDM की गवर्नमेंट थी। अच्छा, तो फिर शाह साहब क्या ये ये होगी कह बात। सकते दूसरी हैं बात कि ये अगर यही शक्ल रही बजट की और इसमें तब्दीलियां ना हुई आप लोगों की मंशा के मुताबिक या आप लोगों की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उसके मुताबिक, तो फिर ये बजट नहीं मंजूर करने देंगे आप लोग? जी हमारे जो अरकान असेंबली हैं उनमें शदीद ये गुस्सा भी कह लें आप, गम और गुस्सा दोनों मिल के कह लें, अच्छा, और गम और गुस्सा तहफ़्फ़ुज़ात पाया हैं, जा रहा है इस और वक्त। उनका यही इरादा है। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर है चेयरमैन साहब आपके इल्म में है कि वो बैनुल-अक़वामी उस पे टूर पे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की बात वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाके उन डेलीगेशन के साथ उनका टूर है वहाँ पे, तो जिस पे सामने वो रख रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान की ठीक है। सूरत हाल है, और जिस पे बड़ा कामयाब उनका प्रोग्राम जा रहा है। जैसे वो आएंगे तो फिर फैसला, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर बहुत पुरुमीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और ये इश्यूज़ जो हल होंगे। जिस तरह आज एक थोड़ी सी मून लाइट नज़र आई है कि जी उन्होंने ये जो सोलर पैनल्स पे जो आए टैक्स था इसको वापस लेने की बात की है, तो इट्स अ गुड। अच्छा, अब ये तो चीजें हो गई इश्यूज पे भी, और एक और चीज़, जी 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 फरमा लें, मुकम्मल कर लें। जी जी, इसकी वजाहत, उसकी वजाहत ज़रूर समझता हूँ कि देखें इस दफ़ा अगर आप PSDP देखेंगे, जिस पे ख़ास तौर पर मैंने सुना है अपने KPK के दोस्तों को कि वो कहते हैं कि जी सिंध को तो बहुत ज़्यादा फंड दिए गए हैं, तो बिल्कुल हमें पहली दफ़ा ये जो गुज़श्ता कोई 2 टेन्योर गुजरे हैं, 2013 से लेके 18 तक जो मियाँ साहब का था, और फिर 18 से लेकर 22 तक जो खान साहब का टेन्योर था जी, वो PSDP में ऑन रिकॉर्ड है कि सिंध को सिर्फ 2 या 3% स्कीम्स दी जाती थी और एलोकेशन दी जाती थी। तो जब PDM की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त भी हमने ये रखा, और अब भी कहा कि भाई इतने अरसे से सिंध के साथ इस्तेसाल हो रहा है और सिंध का एक बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की मईशत में, और फिर आप हमेशा कहते हैं जी कराची को आप वो दें, तो कुछ आपको ज़्यादा देना चाहिए और ये इतना अजाला करना चाहिए, तो वो कुछ बजट हमें ज़रूर मिला है जो एक हकीकत है। लेकिन उसको गलत पैराए में लिया जा रहा है कि देखें जी सिंध को, तो भाई सिंध को तो 10 साल के बाद मिला है, तो जाहिर है वो भी बहुत, अब भी हम उस पर राज़ी नहीं, लेकिन ये एक बात है कि इस दफ़ा हमें फर्स्ट टाइम गुज़श्ता दहाई के लिहाज से हमें फंड्स मिले। बिल्कुल सही नहीं 86 के करीब है। अच्छा, 80 और 70 के बिलियन के करीब। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए शाह साहब के ये तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप उम्मीद हैं और वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, PMLN गवर्नमेंट दोबारा उस पर नज़र षानी करेगी। सोलर पैनल्स के ऊपर जो टैक्स का निफाज है उसके हवाले से आपने बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है कि उसको देख सकते हैं हम दोबारा से। तो जो तनख्वाहदार तबके की बात आपने बिल्कुल आगाज़ में की आज के प्रोग्राम में कि आप लोग प्रपोज़ कर रहे थे कि ज़्यादा होनी चाहिए तनख्वाहों में बढ़ोतरी, वो आप लोगों का प्रपोज्ड कितना फिगर था, कितनी परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी आपके मुताबिक, और क्या उस पर भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई उसके लिए भी ज़रा पीपल्स पार्टी अपना जो है वो एक ज़ोर और असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करे और उनको भी ज़रा रिलीफ दे दें? जी बिल्कुल, हमने उन्हें कहा कि 1 से 16 तक जो है, 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक जो है उसको कम से कम 20% बढ़ाया जाए या 15% कर दिया जाए, और फिर जो वैसे 16 से 21 तक या आगे जो है वो 15% करें, उनको 20% करें। लेकिन उन्होंने फिस्कल बताए, फिर IMF का प्रेशर बताया। हमने यहाँ पे सिंध में
जो हमारा ज़ाहिर है हमारे भी वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं और फिर ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं वफाक से ही होता है, तो हमने कुछ ज़रूर बढ़ाया है। हमने 12% किया है 1 से 16 ग्रेड तक, और फिर वैसे ही 10 रखा है 16 से अबव जो ग्रेड है। और पेंशन में भी हमने इजाफा किया है कि हमारी ये भी उस वक्त रिक्वेस्ट रही है, अब भी है, कि पेंशन्स में भी इजाफा किया जाए, क्योंकि उन लोगों का भी जीना जो है मुहाल हुआ है। तो बिल्कुल। ये इस तरह के इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब आएंगे, और आज प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, उसमें भी कुछ ज़रूर डिस्कस हुआ होगा। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत पुरुमीद हूँ, लेकिन हमारे सब अराकीन के पास बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और प्रेस हार्ड कर रहे हैं इसके लिए भी कि भाई इजाफा जो है तनख्वाहों में ज़्यादा होना चाहिए, और जो निचले ग्रेड के अफसरान हैं उनके लिए 20% होना चाहिए, और ऊपर वालों को आप ज़रा जो सीनियर्स हैं उनको आप 15% दे दें। और फिर पेंशनर्स का भी सोचें, बिल्कुल उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं होता। एक मरतबा जब वो बेचारे रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो भी हुकूमत की प्रायोरिटी पर नहीं होते। अच्छा ये बताइए कि अब पीटीआई के साथ राब्ता हुआ है, और चूंकि आपने बिलावल साहब का जिक्र किया, वो तो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ असद कैसर साहब का राब्ता हुआ है, और पीटीआई ने ये ऑफ़र किया कि अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ को या बजट को इस शक्ल में मंजूर करवाने से रुकवाना चाहती है तो फिर हम आपके साथ इसमें मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसमें आपकी क्या थॉट है, इस हवाले से इनिशियल थॉट आपकी क्या है? देखिए, पॉलिटिकली तौर पे तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है, और ये मुमकिनात में से है ऐसा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी नौबत नहीं, पुरुमीद है आप। और मुझे हमारा शाह साहब, जी, मुझे हमारा इसकी पिछला सेगमेंट याद आ गया, उस वक्त भी आप बड़े पुरुमीद थे और मामला जो है वो खासे हल हो गए थे, आपको भी याद होगा। जी, ये पुरुमीद सेगमेंट्स हमारे ही शो पे इधर ही होते हैं, जी, 365 पे। जी, तो आपने देखा कि हमने हमारी जो बात है वो हुई, और वो जो एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट था वो वो रुक गवर्नमेंट ने गया। कैंसिल किया, और मैंने आपको यकीन दहानी कराई। बिल्कुल, तो आज भी आप पुरुमीद हैं, और आवाम को फिर हम हल्की फुल्की ये खबर सुना देते हैं शाह साहब कि आप लोग आवाम तनख्वाहदार तबके के लिए भी इस रिलीफ को मजीद बढ़ाएंगे और तनख्वाहों में मजीद बढ़ोतरी का इम्कान मौजूद है, क्योंकि शाह साहब जो हैं वो खासे पुरुमीद है इस मामले पर भी। ये भी कह दें शाह साहब, आवाम को खुश कर दें आज। जी बिल्कुल, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छी बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और किसी स्टेज पर आपको ऐसा नहीं लगता कि मामलात ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, या नून लीग शायद बात ना सुने या ना समझे और पीटीआई के साथ मिलके उस तरफ जाना पड़े जहां तक कि बजट मंजूर ही ना हो? देखें, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप देखें, मैं आपको, अगर आप माजी में देखें तो पीडीएम में तो हम सब साथ थे। जब इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा तो हमें टफ टाइम देने की कोशिश पीएमएलएन की तरफ से की गई थी ना इलेक्शंस में। यहाँ पे आके हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में उन्होंने आके एक अलाइंस बनाया था एमक्यूएम के साथ, जीडीए, जेयूआई है, वो सबको मिला लिया था और बहुत टफ टाइम देने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8, 13, 18 से ज़्यादा सीटें सिंध में जो ली। तो हमने तो पहले ऑफ़र इनको की थी, ये जो पीटीआई सपोर्टेड आज़ाद अरकान थे, कि भाई आप गवर्नमेंट बना लें, हम गैर मशरूत आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनको तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल सेंस, मैं उस पर कोई बात नहीं कह सकता, ठीक है। उनकी अपनी मर्जी थी। फिर पीएमएलएन ने राब्ता किया तो जाहिर है फिर हमें, क्योंकि अगर वो ना हम इनको सपोर्ट करते गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। और शिफा, आपको पता है कि यहाँ इलेक्शन फिर 90 दिन या 9 साल या 6 साल में होते हैं या नहीं होते। तो ये इश्यूज़ थे, इस वजह से हमने इनको सपोर्ट किया। बिल्कुल सही है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिर में आपने हाईलाइट किया और पुरुमीद है नासिर हुसैन शाह साहब। नाजरीन, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और टेक होम आवाम के लिए या तनख्वाहदार तबके के लिए सेगमेंट से यही है कि पिछली मरतबा भी पीपल खड़ी हो गई थी, डट गई थी, तो उसके बाद वो एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट जो है वो पास करवाने से या अप्रूव कराने से या मंजूर कराने से रुकवा लिया था उन्होंने हुकूमत को। इस मरतबा भी जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं आज इस सेगमेंट में, ये नज़र रखिएगा, कान रखिएगा कि हो सकता है कि ये खुशखबरियाँ भी आवाम को मिल जाएँ कि भाई 15-20% इजाफा तनख्वाहों में मजीद और इस किस्म के सारे मामलात। और सोलर पैनल्स के टैक्स के हवाले से भी आपने शाह साहब को सुना। और अब प्रोग्राम में जिक्र उस सवारी का कि जो हम सब की ज़िंदगियों की अहम तरीन ज़रूरतों में से एक है और हालिया बजट की इस ज़रूरत पर पड़ने वाले मुआशी असरात का।
चलती का नाम है गाड़ी, और चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर शख्स की ज़िंदगी का वो एक अहम जुज़ है। बदलते आलमी हालात के तनाजुर में अब पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुतारफ़ करवाए जाने और माहौल दोस्त इक़दाम अपनाने की बहुत बात हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते पेश किए गए वफाकी बजट में पाकिस्तान में पेट्रोल या चलने वाली मकामी तौर पर तैयार की गई और बाहर से दरामद होने वाली कारों पर वफाकी हुकूमत ने ग्रीन टैक्स लगाने का ऐलान किया है, जिसकी शरह गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के तनासब से रखी गई है, जो कि 1 से 3% बनती है। इसके साथ साथ छोटी गाड़ियों पर 18% और दरमियानी रेंज से लेकर बड़ी गाड़ियों पर 12.5% इजाफी जनरल सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी दी गई है। एक अंदाजे के मुताबिक नए GST और ग्रीन टैक्स के निफाज के बाद सिर्फ नई सुजुकी ऑल्टो के खरीदार को 1,63,000 रुपये से लेकर 1,86,000 रुपये तक इजाफी अदायगी करना होगी। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स के रुझान पर एक नज़र डाली जाए तो हम अमूमी तौर पर ख्याल ये होता है कि जैसे चीज़ महंगी हो रही है तो वो कम बिक रही है। ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड के ऑपोजिट जा रही है कहानी। जो जितनी चीज़ ये गाड़ी महंगी हो रही है उतनी ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। और पिछले रवा माली साल के 9 माह की अगर हम आपको फिगर्स बताएं तो 9 माह के दौरान गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में 46% इजाफा देखा गया है, जबकि टोयोटा ब्रांड की कारें बनाने वाली जो इंडस मोटर कंपनी है उसकी सेल्स में अप्रैल 2025 तक 84% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सुजुकी मोटर्स का जो इजाफा है वो 41% के साथ दूसरा नंबर बनता है, और होंडा एटलस कंपनी का 29% सेल्स इजाफे के साथ जो है तीसरा नंबर बनता है। अब इस बजट से गाड़ियों की सनत को कितना होगा या कितना नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या फ्यूचर है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक व्हील्स के शरीक बानी और ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंद साहब। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये बजट लगा कैसा? मैं हमेशा बताता हूँ कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, और मेरे हमेशा मैं बजट से पहले बताता हूँ आई हैव सीन एटलीस्ट 30 और 35 ऑफ देम इन माय, मैं अपने होश में 30 से 35 बजट दे चुका हूँ। हर साल जब बजट आने वाला होता है, हालांकि हम एक गरीब मुल्क है, लेकिन हमें रोटी से ज्यादा फिक्र इस चीज का होता है कि गाड़ी सस्ती होगी कि नहीं, और हर किसी का इसमें इंटरेस्ट भी होता है। एंड विदाउट एनी फेल हर साल ये न्यूज जो है ना मई और जून में शुरू होना शुरू हो जाती है कि जी गाड़ियां सस्ती होने लगी हैं, दूध नहीं की नहरें बहने लगी हैं। इस साल भी यही था। एंड आई रिमेंबर डिस्टिंक्टिवली इन मई, मैं जिस भी टीवी चैनल पे गया मैंने हर एक को बताया कि कोई ऐसा नहीं न्यूज कि गाड़ी सस्ती होगी, ऑन द कॉन्ट्रेरी गाड़ी महंगी होगी, और वही हुआ। अभी आप शुरू में प्रीएम्बल में बता रहे थे कि जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं हम उसमें देखते हैं कि जी फिगर्स ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बेस फिगर क्या है, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। तो जो ये भी हमें 46% ग्रोथ नजर आ रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से हम उसको नहीं कर सकते टाई। उसकी रीजन ये कि पिछले 2 सालों में अगर आपको याद हो तो हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी थी, हमने सीकेडी किट की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ था, एंड द ईयर बिफोर द लास्ट ईयर जो है उसको आप ये भी कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री क्लोजर का ईयर था। हर एक फैक्ट्री 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन के लिए बंद होती थी, 1 हफ्ते के लिए बंद होती थी, बिकॉज उनके पास सीकेडी किट्स नहीं थी। तो वो जो हमें नजर आ रहा है ना 46% इंक्रीज, वो एक्चुअली इंक्रीज नहीं है, वो एक समझ लें कि बेस नंबर ही बड़ा कम था, उस लिहाज से था। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर। बजट में गवर्नमेंट ने यही किया है कि सवाए अमीर आदमी के जिसने लैंड क्रूजर LC 300 लेनी है, प्राडो लेनी है, उसके अलावा सबके लिए बुरी न्यूज है। तो इंपोर्टेड गाड़ियां जो कि हाई टैक्स ब्रैकेट में आती थी, जिनके ऊपर RD लगी हुई थी, इसको रेगुलेटरी ड्यूटी बोलते हैं, वो IMF के कहने पे उस पर तकरीबन 50% कमी की गई है। नीचे वाली गाड़ी जो कि आम आवाम ने लेनी है, मैंने आपने लेनी है, 660cc वाली गाड़ी के ऊपर डायरेक्टली 12% से सीधा 18% पे उसका GST चला गया है, 1% उस पर कार्बन टैक्स लगा दिया है, और इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिए। 1300cc के ऊपर 1% है, 1300 से 1800 पे 2% है, 1800 प्लस पे 3% है। तो देयर इज नो गुड न्यूज एज फार एज मैसेज आर कंसर्न्ड फॉर द ऑटो सेक्टर। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल चला रहा है या जो अमीर आदमी जहाज चला रहा है, कार्बन टैक्स के नाम पे पर लीटर 2.5 रुपए से 5 रुपए वो भी देगा। So there is no good news in budget, at least for the auto sector. बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑटो सेक्टर के लिए तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अब जो आवाम है जिसने ये प्लान बनाया हुआ था, या जो 2 साल से, 4 साल से या 6 साल से, क्योंकि मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई हम जब 2 साल पहले गाड़ी लेने के लिए पैसे जमा कर रहे थे तो अगले बजट में वो और महंगी हो गई, अच्छा फिर और पैसे जमा किए तो वो और महंगी हो गई। तो आवाम के लिए कोई इसमें कोई थोड़ा बहुत रिलीफ या कोई ऐसी चीज़ है? आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग अ 0 मीटर कार एनी गिवन डे। जिस दिन भी आप लेंगे अगले दिन उससे महंगी होगी। तो आप अगर पिछले 2 साल से बजट में वेट करें कि सस्ती हो जाएगी, आज भी ले लें बेहतर, अगले बजट में से और महंगी होगी। और ये हम ट्रैजेक्टरी देखते आ रहे हैं कि टैक्सेस अगर आज आप देखें तो ये जो 25% तक जा रहा है टॉप कैटेगरी के लिए इंजन के, GST पहले
छोटी गाड़ी पे 8% था, बड़ी पे 12% था। वो 8 वाली को 12 पे ले आए गए, 12 वाली को 18 पे ले गए, 18 वाली को 25 पे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो 660 सीसी का वाली गाड़ी कैटेगरी है उसको भी 18% पे ले आए हैं। तो देयर इज़ अ अपहिल इन टैक्सेस, और ये हर साल होता है। सैलरीड क्लास की इनकम के ऊपर टैक्स हो या गाड़ी के ऊपर टैक्स हो, बिकॉज़ ये दो ऐसी चीजें हैं जो वो एस्केप ही नहीं कर सकते। गाड़ी जब बनती है उसमें 50% के करीब टैक्सेस हैं। यू गेट इट रजिस्टर्ड, यू टैक्सेस, यू ड्राइव ऑन रोड, यू पे टैक्सेस, आप सालाना टोकन देते हैं, और अब हर लीटर के ऊपर आप कार्बन टैक्स भी देंगे, तो उस पे कोई छूट नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मन साहब फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सारा मामला है कि जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए जो है वो दूसरी आम गाड़ियों पर टैक्स लगाने की या ड्यूटीज़ लगाने की कोशिश करें ताकि उस साइड पर लोगों का रुझान चला जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग दिया जाए। तो फिर वहाँ पर क्या मामला होगा? अभी तो वहाँ की हमारी ई व्हीकल पॉलिसी वगैरह भी सामने उस तरह से नहीं आ सकी। जो हमारी ईवी पॉलिसी लास्ट आई थी 2021 में, उसके मुताबिक अगेन जो गवर्नमेंट के वादे कसमें नारे होते हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को फरोग देंगे। आप दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, जहाँ पे भी कंजेशन टैक्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी पे कोई टैक्स नहीं है, रोड टैक्सेस कम है। आपका मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है इंजन सीसी की इक्विवेलेंसी में रजिस्टर कराई जाती है। उसमें भी इतनी डिस्पैरिटी कि अगर आप एक गाड़ी पंजाब में या इस्लामाबाद में रजिस्टर कराएं वो 18 से 20 लाख में होती है। वही गाड़ी आप सिंध में जाके रजिस्टर करा देते हैं तो वो 18,000 रुपए में हो जाती है। तो देयर इज नो यूनिफाइड इलेक्ट्रिक पॉलिसी, बट येट इन दिस बजट गवर्नमेंट है जो है ना उसने अपने आप को छुपाया हुआ है एक ग्रीन टैक्स या कार्बन टैक्स के पीछे, हर जगह इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का नारा लगा के, बट येट इस बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो मन साहब फिर एक आम सारिफ क्या करेगा जिसका महदूद बजट है? महंगी गाड़ी वो ले नहीं सकता, ई व्हीकल की तरफ तो वो वैसे नहीं जा सकता। इवन अगर यूज्ड गाड़ियां भी लेते हैं तो वो भी जैसे आपने फरमाया कि भाई वो भी महंगी से महंगी होती जाती हैं आने वाले बजट्स के हिसाब से। तो एक आम सारिफ जिसने गाड़ी खरीदनी है या उसका क्या करेगा? एक जो हाइब्रिड गाड़ी है वो एक एवरेज ही 1.5 करोड़ रुपए की है। आम सार्वजनिक जो है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि बारिंग एनी बजट, आई हैव नेवर सीन एनी बजट जिसमें प्राइसेस नीचे आई होंगी। तो हर बंदे को अपना लाइफस्टाइल को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो बंदा डी सेगमेंट सेडान चला रहा है वो सी पे आ जाएगा, सी चला रहा है वो बी पे आ जाएगा, जो सेडान नहीं चला रहा था वो हैचबैक पे आ जाएगा और हैचबैक वाला मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, और जो पेट्रोल की प्राइसेस जा रही है उससे मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ जाएगा। तो ये रियलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अदर वे अराउंड। जो लोगों को दिखाए जाते हैं सब्ज बाग के जी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा होगा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, और कौन सा दौर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने बजट्स देखे हैं, तो कौन सा दौर आपको लगता है कि गाड़ियों के सेक्टर के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से हम बात करें या आवाम के हवाले से बात करें, उस दौर में इस सेक्टर के लिए फ़ायदा हुआ? आई थिंक ऑटो सेक्टर के लिए तो ओनली पहली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी 2016 में आई थी, फिर 21 में वो कंटिन्यू हो गई थी। उसके तहत ही आपके मुल्क में जो है 3 से 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर आए, ग्रीनफील्ड जो आया था, दैट वाज अ गोल्डन टाइम। और वी होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और अभी भी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको जो है पनपने दिया जाए। अभी हम सुन रहे हैं कि जी इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसमें 5 साल भी खोलने लगे हैं, कमर्शियल इंपोर्ट भी खोलने लगे हैं, और मैक्सिमम ड्यूटी ब्रैकेट भी 15% करने लगे हैं ओवर 4 इयर्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से अगर एरा की बात की जाए तो 16 से 21 तक जो पहली ऑटो पॉलिसी आई थी दैट वाज द बेटर पॉलिसी। एटलीस्ट एक शेप तो थी आपके पास कि आपने कहाँ जाना। ठीक है, आपको पता था कि आपने कहाँ जाना है। अच्छा, और ईवी का फ्यूचर वैसे आप अदरवाइज क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? ईवी का फ्यूचर इस चिकन एंड एग प्रॉब्लम वाली बात है। देयर इज नो चार्जिंग नेटवर्क। आपके पास नेटवर्क इफेक्ट नहीं है, आप गाड़ी ले लेंगे, चार्जर नहीं है, चार्जर वाला कहता है गाड़ी कम है। तो बातें तो हमने बड़ी सुनी है कि जी 200 चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। अभी अगर आप देखें तो जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, पूरे कराची में 2 कमर्शियल चार्जर हैं, लाहौर में भी 2 या 3 है, इस्लामाबाद में 1 या 2 हैं। तो अभी दे आर लेस देन 10। व्हेन दे रीच अ नंबर ऑफ एटलीस्ट 100 तो उसके बाद कोई नेटवर्क इफेक्ट बनेगा। अभी तो वही चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। ठीक है, और एनी न्यू इन्वेस्टमेंट कमिंग इन दिस सेक्टर इन पाकिस्तान? I don't think so. I think a couple of companies will be pulling out. In fact, जब ये जो अभी आज अच्छा। हालात चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि कपल ऑफ कंपनीज कुड पुल आउट? लॉन्ग टर्म में तो अगर गवर्नमेंट जो है लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी और इंपोर्टेड गाड़ी को इजी बनाती जाएगी तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू आइदर या तो बहुत ज्यादा कंपैटिटिव हो जो कि यहाँ पे नहीं है, या तो आप रीजन में बिजली सस्ती दे रहे हो, कोई कंपैटिटिव है यहाँ पे नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल दे विल सर्वाइव? आई थिंक दे विल हैव टू एग्जिट। अच्छा, कुछ लोगों को वैसे ये तासुर भी था, मुझे अब आपकी बातों से ये समझ में आया कि उन लोगों का वो तासुर गलत था जो ये कहते हैं कि भाई ये जो नया बजट आया है उसमें अब लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो दे आर बैक इन द गेम, उनको ये बजट फायदा पहुंचा रहा दे है। आर नॉट बैक इन द डील एट ऑल। अगर आप देखें पूरे बजट को आप पढ़ लें तो लोकल इंडस्ट्री को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है।
उनको कंज्यूमर को कम किया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, द कार आज जो उनकी जो प्राइस है वो हाई हो गई हैं और लोगों की रीच से बाहर हैं। अभी आपने प्रेम्बल में बताया कि मिनिमम सुजुकी जो 660 सीसी आती है उसकी प्राइस भी 1,86,000 बढ़ गई है। तो उनके लिए तो यूजर्स कम होते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा है और जो इंडस्ट्री है या आम आदमी है उसको नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है आगे। जी ऐसे ही है। ठीक है। और फाइनली सुनील साहब, आखिर में जाते जाते इन सिंपल वर्ड्स, जो गाड़ी लेना चाह रहा है या लेना चाहे शायद आगे आने वाले वक्तों में, उनको आपके 2 से 3 मशवरे कि वो क्या किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, क्या चीज़ लें और किस तरीके से लें। जब भी इन्वेस्ट करें सबसे पहले तो ये कि अगर नई गाड़ी आपके उसमें नहीं आ रही तो आप यूज कार लें। यूज कार लेने से पहले उसके ऊपर इंस्पेक्शन जरूर करवाएं, उसके पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें, बिकॉज इसे सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर ये होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं और फिर ज्यादा नुकसान उठाते हैं। और रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस जैसे आप कह रही हैं ना कि 2 बजट से आप वेट कर रहे थे या और वेट कर रहा था कि सस्ती हो जाएगी, तो ऐसा होगा कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, और फाइनली जाते जाते अभी मुझे आपके इस जवाब को सुनते हुए याद आया कि आपने एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सपो कवर की थी चाइना में गाड़ियों की, और उसका फीडबैक भी आपको बड़ा ज़बरदस्त आया था। लोगों ने बहुत देखा, हमने अपने फैमिली के साथ बैठ के देखा। चाइना में गाड़ियों का जो एक आपको लैंडस्केप नज़र आया, और ज़ाहिर है चाइना के साथ पाकिस्तान के बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। चाइनीज़ बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं भी, लेकिन चाइना में लैंडस्केप आपने क्या देखा गाड़ियों का, उनकी किस तरह की गाड़ियाँ, क्या फ्यूचर था वहाँ पर, वो अगर बता सकें आप हमारे व्यूवर्स को। वहाँ पे भी मैक्सिमम जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां हैं जितनी भी ज्यादातर आई थिंक मोर देन 60% दे वर ऑल इलेक्ट्रिक। प्लस उनके स्टेट के मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट रूल्स हैं। जहाँ पे कंजेशन टैक्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर टैक्स नहीं है। देयर इज स्पेसिफिक नंबर प्लेट फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड देयर इज अ चार्जिंग नेटवर्क इन प्लेस। हमारे यहाँ वो सारा कुछ ऑन पेपर जरूर है, लेकिन रियलिटी में मैंने आपको बता दी है कि देयर लेस देन 10 चार्जर्स जो आपके डीसी चार्जर होते हैं इन द बिग सिटीज। और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी अभी कोई अच्छी कंड्यूसिव नहीं है। सिर्फ जो आपकी इसकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी है वो कम है। बाकी ओनिंग अ कार, अगर आप गैसोलीन आइस इंजन रखते हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हैं, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज फार एज द टोकन एंड टैक्सेस आर कंसर्न। तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू लीड बाय एग्जांपल भी कह सकते हैं, एंड दे हैव टू एक्चुअली उनको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि लोग गाड़ियां खरीदें इलेक्ट्रिक, तो फिर उनको अपने पॉलिसीज को भी उस तरह करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सुनील मन साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही डिटेल में इन्होंने बताया कि बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, और आवाम को मशवरे भी इन्होंने दे दिए कि भाई किस तरीके से आवाम को सोचना चाहिए कि उनको क्या ख़रीदना है और क्यों ख़रीदना है। और गाड़ियों के हवाले से बड़ी आज हमारी डिटेल में बात हुई। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ अपने सवालों फैसलों पर नज़रसानी करे और आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए आसान हो। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।